हेलो हेलो हेलो। ये क्या हुआ सर? व्हाट्सएप कैसे खुल गए? सर व्हाट्सएप खुल गया? खुलने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला सवाल इस पर, फिर सवाल इस पर करेंगे। ऐसा लग रहा है किसी के पास क्या कोई बुक? लाओ इसके सवाल कराए। तो आज हमें वेक्टर को खत्म करना है, सारी चीजें ए टू जेड बिल्कुल। नहीं है क्या? सेकंड पार्ट है तो क्या बच्चों? बढ़िया। जल्दी बैठेंगे बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा हम यहां पर देखेंगे यार, अब बातें नहीं करें कोई भी, चलेंगे। सर सवाल नंबर 1, पहला सवाल क्या है? सर पहला सवाल कह रहे हैं कि आपसे ओमेगा वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3k, और आपको आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है 3i प्लस जे माइनस के। फाइंड, आपसे क्या पूछा गया? फाइंड, आपसे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, तो वी वेक्टर होता क्या है बच्चों? वी वेक्टर क्या होता था? ओमेगा क्रॉस आर। वी वेक्टर क्या होता था मेरे बच्चों? ओमेगा क्रॉस आर। वी का क्या नाम है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। आर यहां पर क्या है? पोजीशन वाला वेक्टर। तो वी वेक्टर निकालना है तो ओमेगा क्रॉस आर, मतलब ओमेगा का क्रॉस करना पड़ेगा बच्चों मुझे किसके साथ? आर के साथ। तो सॉल्व कर लेते हैं। वी वेक्टर कितना आया? बॉक्स बनाते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। ओमेगा, ओमेगा के कोएफिशिएंट्स क्या है बच्चों? 2, -1 और 3। और सर आर के कोएफिशिएंट्स क्या है? आर के कोएफिशिएंट्स क्या है बच्चों? 3, 1 और -1, है ना। आगे बढ़ते, तो वी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? वी वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा? सर कैसे सॉल्व करते थे इसको याद करो। आई के साथ में बॉक्स बनाएंगे, माइनस जे के साथ में बॉक्स बनाएंगे, और के साथ में बॉक्स बनाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं। सर आई वाले के साथ में अगर देखें तो इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, है ना। निकालना आता है ना, कल बताया था बच्चों मैंने। वी वेक्टर क्या है सर? आई के साथ में देखेंगे तो इसको हटा लो, तो एस एम्प्लाई करो 1 माइनस एस एम्प्लाई करो 3। अरे याद है क्या करके क्लास बच्चों? अच्छा जे में देखो, जे वाले को देखते हैं। सर एस एम्प्लाई करो -2 माइनस ऑफ, सर एस एम्प्लाई करो 9। के कैप, सर के कैप में देखो, सर इसको हटा लो, के कैप में इसके नीचे वाले को साथ वाले को हटा लो। एस एम्प्लाई करो 2 माइनस ऑफ, सर एस एम्प्लाई करो -3। सॉल्व कर लो, तो वी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1 -3, तो डेट मीन्स -2 आई कैप, -2 माइनस तो -11 प्लस 11, तो +11 जे कैप, 2 माइनस ऑफ 5 तो +5 हो जाएगा, +5 के कैप। ये वी वेक्टर आ गया। मुझसे पूछा क्या था बच्चों? मुझसे पूछा है वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 121 प्लस 25 कितना हो जाएगा?
150 रूट में 150, दिस इज योर आंसर। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आपको ओमेगा पता हो, आर पता हो, वी निकालना हो, तो वी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओमेगा क्रॉस आर। ये आपको याद रखना है। नोट करेंगे पहला सवाल। अब टॉर्क के ऊपर सवाल करते हैं, जल्दी लिखेंगे। v का नाम है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा का नाम है एंगुलर वेलोसिटी, और r का नाम है यहां पर पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कल की क्लास में सब आए थे ना? सबको आता है क्रॉस पॉइंट निकालना? जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। रिलेशन है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। आगे देखो बच्चों, अगला सवाल। सर अगला सवाल क्या है? सर एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। और प्लीज आप लोग लेट क्यों आते हो यार? जब 9:30 क्लास है तो 9:30 पर आया करो ना। 9:30 तक हम लोग आपका वेट करते हैं सबका, ठीक है? लेकिन 9:30 के बाद क्लास शुरू हम लोग करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर उतना समय नहीं मिल पाता बच्चों के लिए। तो प्लीज समझो, 9:30 तक आ जाया करो। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अच्छा, अब इसमें सर ये टाउ क्या था? ये होता है टॉर्क। सर ये आर क्या होता है? सर इसको वैसे 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 पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है? और एफ यहां पर क्या होता है बच्चों? फोर्स वेक्टर। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं प्लीज यहां पर समझेंगे। इस पर दो सवाल कराऊंगा बच्चों, पहला सवाल फिर दूसरा सवाल करेंगे। एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आप करेंगे। सर सवाल क्या है पता? अच्छा मैंने ना आपको टॉर्क के बारे में थोड़ा सा बताया भी था डायमेंशन के अंदर। टॉर्क क्या होता है? किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? जल्दी बैठ जा भाई। अब सर समझेंगे। सर टॉर्क जो होता है वो किसी भी बॉडी को रोटेट करने के काम में आता है, किसी बॉडी को रोटेट करने के काम में आता है, ठीक है? पोजीशन वेक्टर अभी बताता हूं डायग्राम के हिसाब से, और फोर्स तो पता ही हमें, फोर्स लगाने के बाद जो वेक्टर बनता है वो है। अब समझेंगे। सर मान लीजिए मेरे पास सपोज ये ऐसे समझो कि ना एक वो नहीं तो हैंड पंप होता है, ऐसे सवाल डिजाइन कर रहा हूं ऐसे। सर एक हैंड पंप है आपके पास, हैंड पंप ऐसे है, ठीक है? यहां से ये हैंड पंप फिक्स है, यहां से फिक्स है, और यहां से ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है? ये जो फिक्स पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट है -1,1,3, लेट इट बी, मैं इसको कोऑर्डिनेट के नाम से दे रहा हूं। और जो मूवेबल पॉइंट है सर वो पॉइंट है सपोज 2,-1,1, सपोज ऐसा पॉइंट है। अब आप, ये फिक्स पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है, और आपने इस वाले पॉइंट पर एक फोर्स लगा दिया, ऐसे एक फोर्स लगा दिया। सपोज इस फोर्स का नाम है 3I - 2J + K। पहले लॉजिकली सोच, ये हैंडपंप फोर्स लगाने पर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? लॉजिकली समझो, क्या घूमेगा क्या? सर ये चीज तो क्या है, तो अगर आप इसको खींचोगे तो ये क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। तो घूम जाएगा तो पूछा है फाइंड टॉर्क वेक्टर। क्या निकालना है बच्चों आपको? इस तरह के सवाल भी जेई मेंस में और नीट में जरूर 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 दिखेंगे आप लोगों को। टॉर्क वेक्टर निकालो, है ना? जहां पर भी बच्चों, जहां पर भी रोटेशन की बात आती है तो वहां पर किसकी बात आती है? टॉर्क की बात आती है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं प्लीज यहां पर देखेंगे।
पहला सवाल मैं करूंगा, अगला सवाल आप करोगे। सर टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आर क्रॉस एफ। तो अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मुझे क्या निकालना है? आर का एफ के साथ क्या निकालना है बच्चों? क्रॉस निकालना है, आर का एफ के साथ क्रॉस निकालना है। तो सबसे पहले आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे। आर वेक्टर कैसे लिखते हैं? फिक्स पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से सर ये जो पॉइंट है, इस वाले वेक्टर को बोलते हैं आर वेक्टर। इसको बोलते हैं बच्चों आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे लिखूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आर वेक्टर देखो कैसे लिखूंगा, फाइनल क्या? 2 माइनस -1 कितना हुआ? 3i कैप, -1 तो कितना हुआ बच्चों? -2j कैप, 1 -3 तो कितना हुआ बच्चों? -2k कैप। दिस इज योर आर वेक्टर। ये आर वेक्टर हुआ, इसलिए इसका नाम रखा जाता है बच्चों पोजीशन वेक्टर। इसलिए इसका नाम रखते हैं पोजीशन वेक्टर। खड़ा खड़ा कर, आगे आ जाओ जल्दी, फटाफट, टाइम वेस्ट मत करिए बस बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आर वेक्टर तो निकाल लिया आपने। अच्छा आर वेक्टर तो आ गया, आर वेक्टर आ गया, और एफ वेक्टर तो आपको दे रखा था ना, फोर्स वाला वेक्टर तो आपको दे रखा था। तो एफ वेक्टर किसके बराबर आया? एफ वेक्टर बराबर आया 3i माइनस 2j प्लस के। तो सर एफ वेक्टर तो आपने दे रखा था, तो बस अब क्या करना है, दोनों का मुझे क्या करना है बच्चों? क्रॉस करना है। आर क्रॉस एफ, दोनों का क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस कैसे करते हैं? दो डंडे बनाते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। सर आर, आर में क्या है कोएफिशिएंट्स? 3 -2 -2, 3 -2 -2। सर एफ, एफ में क्या है? 3 -2 और 1, 3 -2 और 1। सॉल्व कर लेते हैं, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सॉल्व करो बच्चों। आई का बॉक्स बना लिया, माइनस जे का बॉक्स बना लिया, और के का बॉक्स बना लिया। चलो आई के साथ में देखो। अच्छा आप ना बार बार ऐसे मत समझो कि मुझे ऐसे करना है, वो ठीक है, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप लोगों की। आई के साथ में कि कितना आएगा? -2 -4 तो -6 आएगा। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी है। जे में देखेंगे तो 3 माइनस ऑफ -6 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। के में देखेंगे तो -6 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -6 आए -9 जी। दिस इज योर। नीट में, जेई मेंस में एक सवाल जरूर आएगा, या तो टॉर्क वाले पर, या फिर जो पीछे सिखाया मैंने, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर पर। एक सवाल जरूर आएगा, कंफर्म। लिख लो बच्चों। अगर आप एसएल को खोल के देखोगे तो ऐसे कम से कम भी आपको 10 सवाल दिखेंगे। एसएल में कम से कम ऐसे 10 सवाल दिखेंगे आप लोगों को। और कोई भी बच्चा, बच्चों एक बात, मेरी बात समझो, आप ऐसे मत समझे कि कोई भी टॉपिक आपको बीच में समझ में आ जाएगा, नहीं। आपको उस टॉपिक के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बना रहना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं एक दिन आऊं, दूसरे 2 दिन ना आऊं, फिर उससे फर्क नहीं, उससे कुछ कुछ भी समझ नहीं आएगा। उससे बल्कि आपने अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग क्लास से अंत तक, क्लासेस तक बने रहना पड़ेगा आप लोगों को, ध्यान रखें। तब आपको ये, और बात मैं फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं केमिस्ट्री के लिए भी बोल रहा हूं, मैथ्स के लिए भी बोल रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, फिजिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में इतना लिंक नहीं होगा चैप्टर्स का, लेकिन फिजिक्स में तो हर चैप्टर अपने आप में लिंक में। तो फिजिक्स में मैं चाहकर भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सोचोगे एक क्लास आ जाओ, फिर 2 क्लास नहीं आऊं, फिर तीसरी क्लास में आ जाऊं, फिर 4th में ना आऊं, तो ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया तो ना ही आओ। क्लासेस शुड बी मैनी कंटिन्यूटी, मतलब क्लासेस कंटिन्यूटी में ही रहनी चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये दो बातें हम लोग फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं। वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हाँ कराऊंगा, अभी कराऊंगा, टेंशन मत ले।
लिख लिया बच्चों? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आगे चलते हैं बच्चों। चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे ऐसे ही। डन, आगे चलें, बता दूं? चलो बच्चों, अब आपको सवाल को पढ़कर समझना है कि क्या क्या निकालना है। सुनेंगे। अ फोर्स, लिखते चलो बेटा साथ साथ। अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k is applied at point 3 comma minus 2 comma 0. Find the torque acting at that point with respect to fixed point -1, 1, 2। सवाल पढ़कर देखें कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। ऐसे लैंग्वेज में लिखा आता है सवाल। अगर मेरे हिसाब से डायग्राम अगर आप देखोगे तो डायग्राम में शायद कुछ ऐसा है। फिक्स पॉइंट ये वाला, कौन सा फिक्स पॉइंट दे रखा है आपको? सर फिक्स पॉइंट आपको दे रखा है, फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट -1, 1, 2। और आपने इस वाले पर फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स आपको दे रखा है I प्लस जे माइनस 2k। और किस पर अप्लाई किया है फोर्स? अप्लाइड, यानी कि इस वाले, ये वाला पॉइंट दे रखा है आपको 3, -2, मेरे हिसाब से डायग्राम ये है, अगर आप समझ पाए तो। इस अप्लाइड एट डेट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया है, टॉर्क निकालना है फिक्स पॉइंट के अबाउट। इस वाले पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है ना? तो टॉर्क निकालने के लिए, सर टॉर्क निकालने के लिए मुझे आर की रिक्वायरमेंट होती है और एफ की रिक्वायरमेंट होती है। आर क्रॉस एफ होता है बच्चों फॉर्मूला। तो पहले आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं सर? आर वेक्टर होता है सर ये वाला वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। आर वेक्टर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3 -1 तो कितना हो जाएगा? 4i, -2 -1 तो कितना हो जाएगा? -3j, 0 -2 तो हो जाएगा -2k। ये तो हमारा हो गया आर वेक्टर। और एफ वेक्टर आपको दे ही रखा है, एफ वेक्टर आपको दे ही रखा है I प्लस जे माइनस 2k। तो बस टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, आर क्रॉस एफ।
तो डंडे बनाएंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, आर कितना है 4 -3 -2 और एफ है 1 1 -2। सॉल्व करेंगे अगर तो 6 -2 8 माइनस जे -8 +2 तो -6 प्लस के 4 -3 7। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चों? 8i + 6j + 7k। एक बार अगर आपको पैटर्न समझ में आएगा तो रट जाएंगे सवाल। आया क्या समझ में? स्कूल वाले बच्चों के लिए, जो भी स्कूल में जाते हैं उनके लिए ये सवाल जरूरी है। जरूर आते हैं ऐसे सवाल, जरूर आते हैं, जरूर आते हैं ऐसे सवाल। कैसे प्लस ही आएगा बेटा? 6 + 2 8 ही तो आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हटाऊं, आगे चले, है ना? कुछ लिखना है बच्चों? चले आगे देखते हैं। सर लास्ट क्लास में मैंने आपको, जल्दी बेटा जल्दी, ए क्रॉस बी मैंने आपको पढ़ाया था। ए क्रॉस बी पढ़ाया था बच्चों। क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा, साथ में उसकी डायरेक्शन। सर ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ना? किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन इसमें एक परेशानी है। परेशानी क्या है इसके अंदर? कि सर इसको लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है, हमें एन कैप भी निकालना पड़ता है। इसलिए फॉर्मूला बहुत कम यूज किया जाता है मार्केट के अंदर। अच्छा सर, दूसरी बात, ये सिर्फ ये वाली जो बात है वो क्या है बच्चों? ए क्रॉस बी का अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ इतना है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। और तुमसे कोई पूछे अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, तो उसी डायरेक्शन का नाम क्या रखा गया है मेरे बच्चों? एन कैप नाम रखा गया है। मतलब बेसिकली ये उस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है। और ये उस क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है मेरे बच्चों? डायरेक्शन है। ये उस क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है बच्चों? डायरेक्शन है। ठीक है, तो ना अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बताना चाहता हूं। जैसे मुझे आपसे कोई पूछे आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो कितना आंसर आएगा सोचो? सर 0। क्यों आएगा? क्योंकि सर आई वाले में और आई में कितना एंगल होगा? सर 0 होगा। तो कैसे लिखेंगे? आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा कितना होगा मेरे बच्चों? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0। साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई क्रॉस आई का आंसर क्या आया? 0। आई क्रॉस आई का आंसर क्या है मेरे बच्चों? गलती ढूंढो, गलती क्या है? 0 आंसर नहीं आएगा, गलती ढूंढो, गलती ढूंढो इस प्रोसेस में। अरे तो 0 से अप्लाई करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना सर? 0 वेक्टर आंसर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नंबर नहीं आता, क्या आता है मेरे बच्चों? वेक्टर आता है। तो 0 इज नॉट आंसर, 0 वेक्टर इज द आंसर। अरे आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? अच्छा, जे क्रॉस जे कितना होगा? सर 0 नहीं होगा, 0 वेक्टर। के क्रॉस के कितना होगा मेरे बच्चों? 0 वेक्टर। पहली बात तो याद रखोगे। सर दूसरी बात, सर मतलब बेसिकली समझने वाली बात है कि दो सेम चीजों का क्रॉस जो होता है वो हमेशा क्या आता है? 0 वेक्टर आंसर आता है। दो सेम चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है बच्चों? 0 वेक्टर आता है। ओके सर, डिफरेंट वाले हुए तो, आई क्रॉस जे हुए तो, आई क्रॉस जे हुए तो, अब प्लीज सुन लो मेरी बात, प्लीज सुनेंगे मेरी बात। एक बार 3 पेन दिखाना मुझे। पहले मुझे बताओ, इस ये 3D वाली, इसमें आई कैप कौन सा होता है? अबे ऊपर वाला कौन? ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये क्या होता है बच्चों? के कैप, है ना? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अब मेरी बात समझेंगे, हमें निकालना क्या है? आई क्रॉस जे। क्या निकालना है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि कल बताया था, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाली जाती है। तो आई से जे की तरफ जाना है, तो जाना अगर आई से जे की तरफ, तो थंब कहां पर है? अरे थंब कहां पर है? बाहर की तरफ। थंब कहां पर है मेरे बच्चों? बाहर की तरफ। तो बाहर क्या होता है?
के कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, K कैप। क्या लॉजिक समझ में आया कि कैसे लिखते हैं इस बात को? आई से आई कैप से, आई कैप से जे कैप, तो आई से जे की तरफ क्रॉस करूंगा तो थंब कहां पर आएगा बच्चों, के कैप में आएगा। अच्छा अगर अगर उल्टा होता जे क्रॉस आई, तो बोलना क्या आएगा आंसर? देखो समझना, जे क्रॉस आई तो मतलब अब मुझे जे से आई की तरफ जाना है, तो फिंगर्स को जे से, तो थंब कहां पर है, अंदर, तो ये के कैप है तो वो वाला क्या होगा, माइनस के कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस। अगला लास्ट लास्ट और देखते हैं सर, आई क्रॉस के, सिद्धार्थ बताएगा, रुक जाओ, बाकी सब सोचेंगे, सिद्धार्थ बताएगा। आई क्रॉस के, सब सोचेंगे, बोलेगा बस ये आई क्रॉस के, इमेजिन कर, इमेजिन कर, रुक जा, बोलेगा कोई नहीं, बाकी सब सुनेंगे। अबे ये ऐसे क्या कर रहा है, आई क्रॉस के, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, आई क्रॉस के, हाँ क्या क्या आंसर आएगा? अबे देखिए, आई से, ये आई कैप है, ये के कैप है ना, तो आई से के की तरफ, तो फिंगर्स कैसे होंगी, आई से ऐसे जाएंगे ना, आई से के, तो थंब कहां पर है, नीचे, थंब कहां पर है, नीचे क्या होगा, माइनस जे कैप, नीचे क्या होगा मेरे बच्चों, ये जे कैप है तो नीचे माइनस जे कैप होगा, ये आई कैप है तो यहां पर क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, ये के कैप होगा तो ये वाला क्या होगा बच्चों, माइनस के कैप, तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप आंसर। लास्ट लास्ट लास्ट, चलो, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के से जे की तरफ, तो फिर ऐसा ना, के से जे, तो हम यहां पर आएगा ना, के से जे की तरफ, तो माइनस आई कैप। अब आप कहोगे सर देखो ये तरीका समझ तो आ गया, लेकिन ये तो पागल हो जाएंगे ऐसे करेंगे तो हम लोग, तो इसका एक आसान तरीका समझा रहा हूं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं सर्कुलर रूल। अब सर लेकिन ना ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल आंसर इसी से आया है। एक्चुअल आंसर किससे आया बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से आया है। ये जो हमने आंसर निकाले हैं, ये राइट हैंड थंब रूल से आंसर आए हैं, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा, शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। सर ये बार बार बनाने की जरूरत है, सुनो, एक सर्कल बना लो, यहां पर आई लिखो, यहां जे लिखो, और यहां के लिखो, लिख दिया। अब सुनेंगे, जैसे आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है, तो पहले आई से जे की तरफ जाओ, आई से जे की तरफ जाओ, तो आप क्लॉकवाइज गए कि एंटी क्लॉकवाइज गए, आई से एंटी क्लॉक, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आंसर लिखना है प्लस में तीसरे वाला प्लस के, क्या एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस लिखना है, क्लॉकवाइज जाओगे तो कैसे लिखना है बच्चों, माइनस। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा आई क्रॉस के, चलो पहले आई से के की तरफ जाओ, आई से के ऐसे जाऊंगा ना, आई से के, क्लॉकवाइज गया एंटी क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज, तो आंसर आएगा बच्चों माइनस जे। तो ये आसान तरीका है थोड़ा सा। एक और लास्ट हो, अच्छा चलो, के कौन बताएगा, अच्छा तो बताएगा बेटा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, बाकी सब सोचेंगे, बोलेगा वो, के से के क्रॉस जे, के से जे की तरफ जा बेटा, के से जे की तरफ ऐसे जाऊंगा, क्लॉकवाइज गया एंटी क्लॉकवाइज गया, ये क्लॉकवाइज होता है ना, अरे पता है ना क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस आई। तो एंटी वाले में प्लस लिखना, क्लॉक वाले में क्या लिखना है बच्चों, माइनस लिखना। ये रूल है, ऐसे करने की बजाय ऐसे करो। सेम चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो वेक्टर, जीरो नहीं जीरो वेक्टर, और डिफरेंट वालों का ऐसे निकाला जाता है। या तो राइट हैंड थंब रूल से समझ लो, या फिर इसको बोलते हैं सर्कुलर रूल। शॉर्ट ट्रिक का नाम है सर्कुलर रूल, सर्कुलर। चलो लिख लो बच्चों फटाफट, आगे बढ़ते हैं। बता दो, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, बट ठीक है बता दो। सेम चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जीरो वेक्टर आता है, और डिफरेंट वालों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए या तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ या फिर सर्कुलर रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल इज द ओरिजिनल रूल, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने सर्कुलर बना लिया है, ताकि बार बार हमें बना कर ना देखना पड़े। अरे इवनिंग वाले बच्चे जो भी है, इन्होंने तुमने पढ़ लिया होगा वेक्टर पूरा,
हो गया वेक्टर्स, अभी चल रहा है या हो गया? हो गया, ठीक है, तो फिर तो समझ में आ ही रहा होगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, 10th क्लास में राइट हैंड थंब रूल के अलावा और कौन से रूल थे आपके लिए? फ्लेमिंग्स। तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी समझा सकता हूँ उस बात को, लेकिन अननेसेसरी 2-3 बातों से क्यों बताना, जब 1-2 बातों से हमें समझ में आ गई बात। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी समझा सकता हूँ कि आंसर कैसे आएंगे, बट ठीक है, मतलब इतने राइट हैंड थंब रूल से हमारा काम चल रहा था या सर्कुलर रूल से हमारा काम चल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसके ऊपर। अच्छा, अरे बच्चों डॉट में क्या था? डॉट में याद कराना, डॉट वाले में क्या था? आई कैप का डॉट आई कैप से कितना आता था? डॉट में क्या आता था बच्चों? 1। जे कैप डॉट जे कैप कितना आता था? 1। के कैप डॉट के कैप 1 आता था। और डिफरेंट वालों का डॉट कितना आता था बच्चों? 0, अगर आपको याद हो तो। डॉट में सेम वालों का आंसर 1 आता था और डिफरेंट वालों का डॉट कितना आता था बच्चों? 0 आता था। याद है कि नहीं है? याद है? चलो सवाल देखेंगे, हटा दूं सर? चलो सवाल नंबर 1, पहला सवाल आपसे कहा गया आई क्रॉस जे के क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आर आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, नन ऑफ दीज। आई क्रॉस के क्रॉस जे का आंसर बताना है। नोट आएगा क्या सर? आई क्रॉस के क्रॉस जे, तो पहले के क्रॉस जे करते हैं बच्चों, है ना? अगर के क्रॉस जे निकालूंगा तो मैं तो रूल आता है आई जे और के, तो क्या करना है बच्चों? के क्रॉस जे, तो के से जे की तरफ चलूंगा तो मैं क्लॉकवाइज चला, तो क्लॉकवाइज चला तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? इसका आंसर आएगा माइनस आई कैप। तो खैर माइनस को तो बाहर निकाल लेंगे, माइनस क्या बचा? आई क्रॉस आई, और दो सेम चीजों का क्रॉस किसके बराबर होता है बच्चों? 0 वेक्टर। तो आंसर इज 0 वेक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? नन ऑफ। ठीक है, एक और करेंगे। जे डॉट के क्रॉस आई, ऑप्शन आर जे कैप, के कैप, 1 0 माइनस, 5 ऑप्शन दिए। अरे ऐसे सोच समझ के बोलो, डॉट है बीच में, बोल जे डॉट के क्रॉस आई। सर जे डॉट के क्रॉस आई कैप है ना, तो पहले के क्रॉस आई निकाल लेते हैं ना, के क्रॉस आई निकालना पड़ेगा बच्चों। तो सर्कल बनाया, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो कैसे आना बच्चों? के से आई, तो के से आई मैं ऐसे जाऊंगा, तो कैसे चला मैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चला, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस जे कैप। दैट मींस बचा क्या? जे कैप डॉट जे कैप, और डॉट में सेम से मान लो आंसर कितना आता है बच्चों? 1। तो आंसर इज
कर लेंगे कैसे टाइम पास सवाल? थोड़ा और अच्छा पूछूं? एक और अच्छा पूछता हूं ना, नोट कर लो। चले बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो सब करेंगे कोशिश। थर्ड पॉइंट सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। चलो बच्चों, आई कैप डॉट के क्रॉस जे का होल स्क्वायर, सर ऐसे नहीं, चीटिंग कर रहे हो है ना, प्लस जे क्रॉस के क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस आई क्रॉस जे डॉट के का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस आर 1 0 2 3। अरे जल्दी मत बोलो, पहले सॉल्व कर लो आराम से, इसको पहले आराम से सॉल्व कर लो बच्चों। पता नहीं क्या है, सेम सवाल संदीप सर क्लास 12th के अंदर 10वें चैप्टर में कराएंगे, जिसका नाम वेक्टर्स है। ये मैथ्स में भी है वेक्टर सारे जितने भी हैं ये, लेकिन 12th क्लास के अंदर है, मैथ्स के अंदर है ना। तो क्लास 12th में ये सेम सवाल है बच्चों। आप बताओ, किसी ने 2 बोला है, किसी ने 1 बोला है? 3 2 2 आंसर बोला, ठीक है। अरे बाकी सब आराम से निकाल तो लो भाई, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो सवाल करने में? आराम से सॉल्व कर लो, बाकियों को समय लेने दो। जो बच्चे सॉल्व करके देख रहे हैं उसको करने दो सॉल्व। टू बाकी देख लेते हैं, देखो समझते हैं बच्चों, आराम समझते हैं। अरे प्लीज प्लीज यहां देखेंगे, पहले आराम समझते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। आई डॉट के क्रॉस जे का होल स्क्वायर, प्लीज सुनेंगे अच्छे से। सर आई, अच्छा अब बार बार बनाने की जरूरत है, आप मन में भी सोच सकते हैं इस बात को शायद। के क्रॉस जे, हाँ बोलो, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, सही बात है ना, स्क्वायर। तो सर अच्छा ये क्या बचा, माइनस आई डॉट आई, आई डॉट आई का आई डॉट आई कितना होता है बच्चों, 1, -1 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस, इसका तो आंसर आया प्लस। डन है क्या? आगे से दूसरे वाला, सर जे क्रॉस के क्रॉस जे का होल स्क्वायर। अच्छा
तो जे क्रॉस के क्रॉस जे कितना होता है, माइनस आई कैप का होल स्क्वायर। सर माइनस साइन बाहर आया, क्या बचा, जे क्रॉस आई का होल स्क्वायर। आगे चलो सर, माइनस जे क्रॉस आई कितना हुआ, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, अरे पता चल रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं ये, जे क्रॉस आई क्या हुआ बच्चों, माइनस के कैप का क्रॉस, तो ये हुआ के कैप का स्क्वायर। अच्छा अब इसके बाद क्या किया, वेरी गुड, स्क्वायर किसी वेक्टर, ये दूसरी क्लास में पहले पढ़ाया था, किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उसी के साथ क्या होता है मेरे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और के डॉट के कितना होता है मेरे बच्चों, 1। ये इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने इसमें डाल दी है, किसी वेक्टर का स्क्वायर। इसलिए कहता हूं हर क्लास में आना जरूरी है आप लोगों का। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 क्लास बाद आओगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में तो आ जाएगा लेकिन आप बहुत सारे सवाल नहीं भी कर पाओगे उस क्लास की वजह से। आ जाओ तीसरे वाला, आई क्रॉस जे डॉट के का होल स्क्वायर। ओके, आई क्रॉस के, जे मन में देख रहा, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज ना, आई क्रॉस जे तो के आ जाएगा, तो के कैप डॉट के कैप का स्क्वायर, के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 + 1 + 1 कितना आंसर आ गया बच्चों, परफेक्ट आंसर 1 होता है। हाँ वैसा, हाँ सही वैसे भी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना, बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्या है। आया बच्चों, तो इस पर सवाल ऐसे आएंगे, बढ़िया। तो सर क्रॉस वर्ड के बारे में सारी बातें खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मेरे बच्चों सुनो, डॉट प्रोडक्ट, पहले डॉट प्रोडक्ट पर आओ। डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स क्या थे पहले बताओ, एग्जांपल्स क्या थे डॉट प्रोडक्ट के, वर्क डन और पावर। फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ डॉट एस, पावर का फॉर्मूला था एफ डॉट वी। अच्छा मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि उसको क्यों बनाया था हमने डॉट प्रोडक्ट को, प्रोजेक्शन के लिए। किसके लिए बनाया था बच्चों, प्रोजेक्शन, फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बनाया गया, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हटा दूं, डन है, हटा दूं, चलो आओ बच्चों। सर सिग्निफिकेंस ऑफ, सर क्रॉस प्रोडक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों यहां देखेंगे, अच्छा इवनिंग वाले बच्चे बता सकें अगर उन्होंने पढ़ा है, बेटा क्या यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या यूज किया आपने, कहां यूज किया इस बात को। आप दोनों आते हो ना इवनिंग वाले में, दोनों ही आते हो या आप आते हो, तू तो पहले पढ़ चुकी है मुझसे शायद, है ना इवनिंग का। हाँ तो इवनिंग वाले बच्चे बताएं, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग में तो मैं करा ही रहा हूं, क्या यूज है मेरे बच्चों इस बात का, कैसे क्यों पढ़ा आपने क्रॉस प्रोडक्ट, सोच के देखो। क्या देखेंगे बच्चों, सर क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूज है ना, वो हमने कहां किया है, वो हम कहां करेंगे, वो बेसिकली हम एरिया निकालने में यूज करेंगे, एरिया ऑफ ज्योमेट्री। कैसे कैसे करेंगे सुनेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ज्योमेट्री का यूज करेंगे। जैसे समझते, सर मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेंगल है, आपके पास कोई ट्रेंगल है, और इस ट्रेंगल की आपको कोई भी 2 साइडों वाला वेक्टर पता है, ये वाला वेक्टर भी पता है और ये वाला वेक्टर भी पता है। सपोज आपको मतलब कोई भी 2, या तो ये वाला कोई भी 2 वेक्टर पता है आपको, कोई भी 2 साइड वाले वेक्टर पता है आप लोगों को, तो पता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मेरे बच्चों, हाफ इंटू, वो तो नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला है, वेक्टर के अंदर इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। मतलब इन दोनों साइडों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, उसका मैग्नीट्यूड ले लूं और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा हाउ सर, आप कहोगे सर ऐसा कैसे, सर आप आपकी बात रट थोड़ा लेंगे, बताओ तो सही कैसे हुआ ऐसा, ये क्यों बताएगा ऐसा, तो सुनेंगे बच्चे, है ना, प्रूफ देखो इस बात का। सर ट्रायंगल बनाया मैंने, यहां पर देखेंगे बच्चों, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मान लीजिए एंगल थीटा। प्लीज मेरी बात सुनेंगे। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मार्केट में, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है।
हाफ इंटू, मुझे बताओ बेटा बेस कितना है, व्हाट इज बेस? ए वेक्टर बोलोगे? अरे ये बेस मतलब इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है ये? ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ। अच्छा हाइट इनटू हाइट, अच्छा हाइट हाइट हाइट, सर ये हाइट निकाल सकते हो क्या? ये हाइट बोलो, हाइट बोलो। अब सुनो मेरे पास, ये क्या है पहले बताइए, ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? बी का, तो ये वाला क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और ये वाला क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, तो ये कितना होगा बच्चों? बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अरे आया क्या समझ में? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये पूरा हो गया ए का मैग्नीट्यूड। ओके, तो अच्छा ये क्या लिखा है? हाफ ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में ये कुछ होता है ना, ये पूरा कुछ होता है क्या? क्या होता है मेरे बच्चों? ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, देख पीछे लिखा था अभी, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप के साथ वेक्टर होता है बच्चों को, है ना? तो क्या आया हमारा आंसर? तो यहां तक पहुंचे हम, कहां तक सर? हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस आंसर। तो दो चीजों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, उसका मैग्नीट्यूड ले लूं, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा नोट बाद में करना। सर अगर ऐसा ही है, तो अगर पैरेललोग्राम हुआ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सुनेंगे आप। तो सर जैसे अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बोला कैसे निकाले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? तो सर ए क्रॉस बी का मैग, ये पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्यों हाफ क्यों लिखा? सर दो, अरे इसमें दो ट्रायंगल हो गए ना, तो दो ट्रायंगल हो गए तो डबल कर दूंगा तो हाफ हट जाएगा, तो सर खाली क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी का। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लास्ट। सर सर नहीं क्वाड्रिलेटरल। अब अच्छा आपने ना अब इसका एरिया कभी नहीं सुना होगा शायद। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी है, कैसा भी है, ये उसी बच्चे को पता होगा जिसने 9th क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक पढ़ी होगी। हालांकि हर बुक में फॉर्मूला दे रखा होता है, सुनेंगे अच्छे से। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल वेक्टर दे रखा है d1 वेक्टर, और इसका डायगोनल दे रखा है d2 वेक्टर। तो पता है इसका एरिया कैसे निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल का? 1/2 d1 क्रॉस d2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों हाफ हाफ d1 क्रॉस d2 का, लेकिन ये d1 d2 क्या है? डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो तीन फॉर्मूले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के जो बताते हैं ज्योमेट्री के एरिया को कैसे निकाला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक बार याद करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात और, इस ये जो ट्रायंगल का एरिया है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसमें ए वेक्टर क्या है? कोई भी एक साइड वाला वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है? कोई दूसरी साइड वाला वेक्टर। मतलब कोई भी दो साइड वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्या ऐसा है? सुना एक बार जरा सुनना। सपोज ये ए वेक्टर है, सपोज ये बी वेक्टर है, और अगर मैं हाफ ए क्रॉस बी निकालू तो क्या इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा? क्या इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा? क्या इन दोनों साइडों को देखो तो भी क्या एरिया ही आएगा? यस, तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों? एरिया ही आएगा। कोई भी दो साइड, ए वेक्टर बी वेक्टर, कोई भी दो साइड ले लो, उसका क्रॉस पढ़ करके हाफ कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। समझा पाया? नोट करेंगे, फटाफट सवाल करते हैं। इस छोटी सी बात पर दो सवाल करा था। हर फॉर्मूले पर, हर बात पर आपको दो तीन सवाल करते चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे यूज करना है इस बात को। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से भी सवाल नहीं होंगे, ध्यान रखना, सवाल करने ही पड़ेंगे सवालों के लिए। क्या बेटा नोट कर रहे थे पहले बच्चों को, जल्दी करेंगे यार। अब पूछ लियो, आज पूछ लियो। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कहां करेंगे? ज्योमेट्री के एरियाज निकालने में हम
क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं बच्चों। वेक्टर भी तो पढ़ाने पड़ते हैं फिर वो। आगे कर दूं, आगे कर दूं, कर दूं बच्चों आगे? लिख लिया क्या? आगे कर रहा हूं बच्चों। साढ़े 11 12 तक, 12 तक तो शायद 11:30 12 तक मैं लूंगा आज क्लास। तो 11:30 12। देखो बच्चों, कर लियो, कर लियो। आओ बच्चों सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुंदर प्रश्न। चल हिंदी में भी राइटिंग अच्छी है मेरी। चलो आ जाओ, आ जाओ बच्चों। सर सवाल क्या है? सवाल ये है, आपके पास एक ट्रेंगल है, ठीक है? आपके पास एक ट्रेंगल है और ट्रेंगल में कुछ ऐसा है, ट्रेंगल में कुछ ऐसा है कि ये वाला जो वेक्टर है वो दे रखा है 3i माइनस जे +2k, +2k। और सर एक वेक्टर ये वाला वेक्टर दे रखा है ऐसे, वो दे रखा है i + j -2k, ठीक है? दो वेक्टर आपको दे रखे। आपसे क्या कहा गया? फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। एरिया कब से नेगेटिव होने लग गया?
अरे आया क्या आंसर? आंसर आया क्या बच्चों? सर एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है? हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये ए वेक्टर मान लेता हूं सर, इसको बी वेक्टर मान लेता हूं, उसमें क्या बात है? तो पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप, ए क्या है 3 - 1 2 और बी क्या है 1 1 - 2। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा बच्चों आई 2 - 2 0 माइनस जे -6 -2 -8 प्लस के 3 + 1 4। तो ए क्रॉस बी आ गया 0i प्लस 8j प्लस दिस इज योर ए क्रॉस बी। अच्छा मुझे ए क्रॉस बी चाहिए कि कुछ और चाहिए? सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों? √0 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो √64 + 16 यानी कि √80। बस तो क्या है, तो एरिया क्या आ गया बच्चों? तो सर एरिया आ गया हाफ √80। आंसर आ गया जो भी आंसर आया। √80 को सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे तो। 4√5 तो 2 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2√5 इज योर 2√5 इज योर आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जल्दी जल्दी करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वाड्रेटर पे भी सॉल्व कर लेते हैं चलो। चलो बाल को चलो ट्राई करेंगे सर। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको चारों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है बच्चों आप लोग। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आपको डायगोनल वेक्टर्स निकालने होते हैं। तो डायगोनल वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों आप लोगों को। कोई भी ले सकते हो मतलब, तो माइनस प्लस की तो क्या दिक्कत आएगी? वो तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या आंसर आ रहा है अभी? रूट 14, 14। बाकी और कोई बच्चे? सर एरिया निकालने के लिए सर फॉर्मूला क्या है? हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। तो सर पहले d1 वेक्टर निकालने पड़ेंगे ना। आ जाओ। तो सर ऐसे मान लेता हूं d1 वेक्टर है, तो d1 क्या हो जाएगा? अगर आपने एरो ऐसे बनाया तो फाइनल माइनस इनिशियल, किसी वेक्टर को निकालने का तरीका होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। तो सॉल्व करो, 3 माइनस 0 तो 3i क्या, -1 माइनस -1 तो 0j क्या, 2 -3 तो 2 -3 तो -k। दिस इज योर d1। d2 वेक्टर सर d2 कैसे? ऐसे मान लो, ऐसे मान लो d2। तो अगर आपने एरो ऐसे बनाया है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस -1 तो 2i, 2 माइनस 0 तो +2j, 5 -1 तो कितना आ जाएगा बच्चों? +4। तो डायगोनल वेक्टर्स तो आ गए बच्चों, डायगोनल वेक्टर्स आ गए, तो बस अब वो निकालना है d1 क्रॉस d2। d1 क्रॉस d2 i कैप j कैप k कैप कितना हो जाएगा? 3 0 -1 2 2 4। तो d1 क्रॉस d2 कितना आ गया? i 0 +2 माइनस j कैप 12 12 और ये 14 प्लस k कैप 6 -0 6 तो आया 2i माइनस 14j प्लस 6k। d1 क्रॉस, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? अब d1 क्रॉस d2 का मुझे क्या चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट अंडर रूट डंडा लेके बात से हिमाचल सर से एक बार, जड़तर को बोल रहा हूँ डंडा लेके आइए। हाँ
2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 196 प्लस 36, तो आ जाएगा 40 236, तो 1/2 √236। कुछ है क्या, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? 2 √59, तो √59 आंसर। अच्छे सवालों में गिनती होती है, ऐसे सवालों की। क्रॉस वर्ड खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर। सुधर जा, तेरे को आगे बुलाया था ना मैंने, तेरे को आगे बुलाया था ना, आ गया। सबसे आगे बैठ, सबसे कहीं बैठ, सबसे आगे बैठ, वहां बैठ जा उसके साथ। चल, और तू खड़ा, तू सबसे पीछे जा, तू भी खड़ा, तू सबसे कोने में जा वहां पर। लिखेंगे बच्चों, और तुम तीनों की आवाज में आ जाए, ध्यान रखना। और तू पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, ध्यान रखिए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं मुड़ना पीछे। बेटा तू थोड़ा सा उधर हो जा, बीच में, इसको बीच में कर ले। चलो बच्चों लिखेंगे फटाफट, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। हटा दूं, चले। अरे तुम्हें वेक्टर्स निकालने आते हैं ना, ये मैं जो निकालता हूँ ऐसे वेक्टर्स निकालता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी कैसे भी एरो बना सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके वेक्टर आ जाते हैं बच्चों। चलो, सर टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हालांकि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सबसे पहले कराए जाते हैं, बट मेरे बाद में कराने का मतलब ये है कि मैं इन डॉट और क्रॉस को इसमें यूज करूंगा, इसलिए मैं सबसे बाद में कराता हूँ ये बात। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, हाँ लिया बेटा इसको। तुम लोग को डंडे मारने पड़ेंगे लग रहा है मेरे को जीवन में, तुम लोग ऐसे सुधरोगे नहीं, प्यार की भाषा तुम्हें समझ में आती नहीं है। चलो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इस अगर इस बार ये तो बालिकाएं को दिक्कत नहीं है, इस रो में से किसी एक डैश से भी आवाज आई मेरे को, तो डैश के सारे बंदे पिटेंगे, ध्यान रखना इस बात। जैसे अगर इस जैसे आवाज है तो चाहे इसने करी हो चाहे इसने करी हो, सब पिटेंगे तीनों, क्योंकि बात तो ये किसी और से कर रहा होगा ना। ध्यान रखना इस बात का, जिस डैश से भी आई तो सब पिटेंगे वहां के उस डैश के। आ जाओ लिखते हैं सर टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला वेक्टर, सर पहला वेक्टर क्या है टाइप्स ऑफ वेक्टर में? सबसे पहली बात करते हैं जीरो वेक्टर की। जो हम बात करते हैं ना जीरो वेक्टर, सर जीरो वेक्टर, अब आप कहोगे सर जीरो वेक्टर ठीक है, तो बात तो समझ में आती है जीरो वेक्टर, लेकिन सर जीरो वेक्टर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जीरो तो जीरो ही होता है ना, उसमें वेक्टर क्या बनाया आपने? तो बेसिकली क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ, जीरो वेक्टर का पहले मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? जीरो, मतलब इसमें वैल्यू तो जीरो है, और डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन बोलते हैं आर्बिट्री। डायरेक्शन आर्बिट्री मतलब कुछ भी हो सकती है, आप ऐसे मानो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब सर जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए अब मेरी वेलोसिटी जीरो वेक्टर है, तो मेरी वेलोसिटी ईस्ट में होगी, वेस्ट में होगी, नॉर्थ में होगी, साउथ में होगी। तो सर जीरो मतलब तो कहीं भी मान लो ना आप, उसमें क्या फर्क पड़ना है? जीरो ईस्ट बोल लो तो भी एक ही बात है, जीरो वेस्ट बोल लो तो भी एक ही बात है, क्योंकि चल तो रहे नहीं हो आप। तो कुछ भी डायरेक्शन आप मान सकते हो, बट वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी? जीरो होगी। अब आप कहोगे सर इसको बनाया क्यों? वाई, आपने इसको बनाया क्यों? बता सकता कोई मुझे क्यों बनाया होगा? क्यों बनाया होगा बच्चों? सर जीरो वेक्टर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं वो तो जीरो ठीक था ना, जीरो, फिर उसमें क्या दिक्कत है? सर मेरी बात मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। सर आप ये कहते हो कि जैसे कोई वेक्टर है, इस वेक्टर में मुझे बताओ, इस वेक्टर में ऐसा क्या जोड़ूं कि जिससे कि वही वेक्टर आ जाए? तो इस वेक्टर में ऐसा क्या जोड़ूं कि वही वेक्टर आ जाए? तो जीरो वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। तो सर पता है क्या होता है हमें ना, जैसे मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि दो में क्या जोड़ूं कि वही आंसर आ जाए, तो क्या जोड़ना होता है? सर जीरो जोड़ना होता है। तो मैथ्स ऐसी लैंग्वेज को यूज करती है कि मैथ्स के अंदर हम ये बात कहते हैं
कि अगर किसी चीज को आपने डिफाइन किया है तो वो डिफाइन में ये डेफिनेशन भी जरूरी है कि उसमें क्या जोड़ू कि वही नंबर आ जाए, तो आंसर इज 0। तो ऐसे ही वेक्टर के लिए हमने क्या जोड़ा कि वेक्टर में ऐसा क्या वेक्टर जोड़ू कि जिससे वही वेक्टर आ जाए, तो आंसर इज 0 वेक्टर। इसलिए वेक्टर है ना, दो वेक्टर का सम हमेशा किसके बराबर आता है बच्चों, एक वेक्टर के बराबर ही आता है। ठीक है, नाम से फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए 0 वेक्टर बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि 0 वेक्टर में मतलब इसमें क्या जोड़ू कि वही वेक्टर आ जाए, तो आंसर इज 0 वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, क्या ये बात सही लिख रहा हूं मैं, ए वेक्टर प्लस 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर, क्या सही लिखा है? क्यों सर? अच्छा ऐसा हो जाता है कि किसी कोई एक वेक्टर हो और कोई नंबर वो ऐड हो जाते हैं? नहीं सर, ऐड होने के लिए दोनों का क्या होना जरूरी होता है बच्चों, वेक्टर होना जरूरी होता है। इसी को तो बोलते हो आप रिजल्टेंट वेक्टर। तो सर 0 वेक्टर की इसलिए जरूरत हमें पड़ी ताकि हम इस बात को समझा पाए जो मैथमेटिकल पॉइंट है। सर दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या है? इक्वल वेक्टर्स का जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और मान लीजिए एक बी वेक्टर है। तो सर अगर ये बराबर है, अगर ये इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स की वैल्यू भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर्स है ना। देन वी कैन से दैट वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं इक्वल वेक्टर? जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और जिनकी डायरेक्शन भी बराबर होती है, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। अच्छा अब सर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? ठीक है, बात तो समझ में आ गई। सर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे प्लीज समझेंगे, वो सवाल क्या कहेंगे, यहां लिख के दिखाता हूं। अगेन मैं कह रहा हूं, थ्योरी पढ़ाना एक अलग तरीके अलग बात होती है, न्यूमेरिकल कराना एक अलग तरीका होता है। दोनों ही समझने, बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करते, इसलिए उनका कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता कोई टॉपिक, क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिकल तो कभी करे ही नहीं। सुनेंगे जैसे सवाल कैसे आएगा। मैंने कहा इफ ए वेक्टर बराबर है एक्स आई माइनस जे प्लस 2k और एक बी वेक्टर है वो बराबर है 3i माइनस जे प्लस 2k, और मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, फाइंड एक्स। तो एक्स फाइंड करो, है ना। तो एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करो भाई। कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन देखेंगे यहां पर, सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। यहां पर आपने क्या कहा, ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर करो। तो ए वेक्टर क्या था, एक्स आई माइनस जे प्लस 2k किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, बी के, 3i माइनस जे प्लस 2k। अच्छा अगर बराबर है, बराबर कैसे हो सकते कोई चीज? सर जब i वाला i के बराबर हो, j वाला j के बराबर हो, k वाला k के बराबर हो, सर तभी दो चीजें बराबर हो सकती है। तो i वाले को i के बराबर करो तो x किसके बराबर आ गया, 3। j वाले को j के बराबर करो, वो तो बराबर ही है, -1 -1 k वाले को k के बराबर करो, हाँ तो x के लिए किसके बराबर आ गई बच्चों? नहीं आया समझ में? आया क्या? अब देख सोच, इस थ्योरी का इस न्यूमेरिकल में मैंने कोई यूज किया नहीं, किया ना, कुछ भी यूज नहीं किया। मैंने क्या किया कि अगर कोई चीज बराबर है तो आई वाला आई के बराबर होगा, जे वाला जे के बराबर होगा, के वाला के बराबर होगा। तो सर इस थ्योरी का तो यूज ही नहीं किया आपने, इसलिए सवाल कराने जरूरी होते हैं बच्चों को, ताकि पता चले कि हमें सवाल कैसे करने हैं। तो कभी भी आप ये बराबर का साइन देखोगे तो बराबर का साइन देखते मन में क्या आना चाहिए कि आई वाले को आई के बराबर करना है, जे वाले को जे के बराबर करना है, के वाले को के बराबर करना है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? पक्का नोट करेंगे, दो बातें होंगी। जल्दी जल्दी जल्दी, कम से कम 10 वेक्टर्स हैं, 2 हो गए, 8 और रह गए। कभी भी बराबर का साइन हो वेक्टर्स के बीच में तो आई वाले को आई के बराबर, जे वाले को जे के बराबर, के वाले को के बराबर कर दो। नहीं ऐसा तो नहीं है, इतना तो शौक नहीं है पढ़ाने का, लेकिन हाँ ये कि 11:30 तक तो पढ़ाऊंगा यार, 11:30 तक पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। उसके बाद आधा घंटे का तुम्हें ब्रेक दे देंगे और फिर 12 से तो केमिस्ट्री मैम पढ़ा लेंगे 2-2:30 तक।
मैथ्स आज सर नहीं बेटा, आज और शायद सर कल नहीं है, कल बाहर गए हुए हैं, कामाख्या देवी गए हुए हैं सर। हाँ हाँ। संदीप सर चिरंजीवी होके ही आएंगे, 100 साल, 100 साल का वो लेके ही आएंगे कामाख्या देवी से। क्या? अबे 2 ही दिन के लिए गए हैं, कौन सा घूमने गए हैं वो। अरे कोई केदारनाथ गया क्या? केदारनाथ का जो ट्रैकिंग है, कोई नहीं गया क्या अभी तक? केदारनाथ गया है ट्रैकिंग करके? अरे वाह, बहुत बढ़िया। केदारनाथ की ट्रैकिंग 17 किलोमीटर की है, 17 किलोमीटर चलना पड़ता है, एक दिन पूरा लगता है, मतलब 12, 13, 15 घंटे लगते हैं। हाँ हाँ, मैं गया था। मैं कोविड में जब था, कोविड तो खाली बैठे थे सब लोग, कोविड में तो कुछ करना ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो कुछ केदारनाथ ही हुए हैं, तो फिर केदारनाथ बद्रीनाथ होके आया था मैं, 2 जगह। अच्छा, अच्छी अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। तो तुम लोगों का 12th क्लास पास होते ही, जेई मेंस का पेपर, नीट का पेपर होते ही, एक वोल्वो बुक करते ही केदारनाथ निकल लेंगे बिल्कुल, ठीक है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो तो वहां से जंप कर जाना, और जिसका हुआ वो वापस आ जाना। तो अरे जीकर, हाँ ये एक ऑप्शन। तो अरे नहीं, ऐसा करो, जिसका सिलेक्शन नहीं हो वहीं रह जाना, बाबा बाबा के पास, अपना वो तंत्र मंत्र सीखना वहां पर, और क्या है। हाँ, बाबा को कैलकुलस सिखाओ, वेक्टर सिखाओ, और फिर बाबा से वो तुम मंत्र मंत्र सीखो। अरे एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो सुनो, एक स्टोरी सुनाता हूँ। 10th क्लास में जैसे मेरे को ऐसा लगा कि जैसे 9th क्लास मेरी हुई, तो 10th क्लास में मुझे लगा कि मुझे कोटा जाना चाहिए, तो कोटा में गया, वहां पर पढ़ने के लिए गया 10th क्लास में। मैंने लगा कि 10th 11th 12 जेई और नीट की तैयारी मुझे, जेई की तैयारी मुझे, एडवांस की तैयारी वहीं से करनी है। तो 10th क्लास में मैं पहुंचा, तो वहां पर साइंस के टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों। अच्छा, और ना क्योंकि क्या था कि मेरी एक मतलब फैमिली में ही कजिन थी मेरी, तो कह रही कि चलो मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर तैयारी, क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली का नाम इतना ज्यादा नहीं था, कोटा का नाम ज्यादा चलता था। खैर अब अभी भी कोटा का नाम है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। अब तो दिल्ली में भी बहुत सारी सुविधाएं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले कोटा का नाम ही चलता था। तो 10th क्लास में फिर हम दोनों चले गए। साइंस में पढ़ाया जा रहा था रेनबो। अब सुनना कहानी क्या हुई। तो वो थोड़ी वीक थी, मेरी कजिन जो है वो थोड़ी नहीं बहुत वीक थी वो पढ़ने में। तो रेनबो पढ़ा रहे, तो ना क्या होता है कि जैसे साइंस, जैसे मेरा जैसे गला खराब है, तो ना आवाज नाक से आती है, तो उसकी उनकी परमानेंट ऐसे आती थी, तो ऐसे बोलते थे कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो ऐसे बोलते थे। तो अच्छा, अब क्या हुआ, सुनना कहानी सुनना। तो हम लिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला रेनबो में 60 कलर, तो हमें लगा 60 कलर होते हैं, 7 बोले थे, हमें लगा 60 कलर होते हैं। तो मैंने साथ से पूछा, मैंने कहा, मधु नाम था उसका, मैंने कहा मधु 60 कलर होते हैं रेनबो में? तो अच्छा सुनो, उसने इस बात का लॉजिक भी दिया। उसने क्या बोला सुनो, उसने कहा देख, सुनो सुनो सुनो, उसने लॉजिक क्या दिया। उसने कहा देख दीपक, हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा है कि रेनबो में कितने कलर होते हैं? मैंने कहा 7। कह रही 10वीं में कुछ तो एडवांस पढ़ेंगे। अरे मैंने तो, तो मेरा भरोसा उठ गया कोटा से, मैं वापस आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं यही पढ़ूंगा। चलो आ जाओ। चलो हाँ, अरे वापस आते, जीरो वेक्टर की बात तो हो गई। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड, अरे बातें नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी बराबर हो, बट सर न्यूमेरिकल करने का तरीका अलग है।
जब भी बराबर दिखेगा साइन तो आई वाले को आई से बराबर, जे वाले को जे से बराबर, के वाले को के से बराबर। सवाल करने का तरीका ये है, थ्योरी ये है। आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा वेक्टर है मेरे बच्चों पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल बोल लो या फिर कोलिनियर बोल लो, एक ही बात होती है। पैरेलल वेक्टर्स या फिर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बच्चों सुनेंगे अच्छे से, बेटा सुनेंगे बच्चों। मान लीजिए आपसे क्या कहा गया, ये ए वेक्टर है और सपोज मैंने आपसे कहा ये बी वेक्टर है। सपोज आपसे कहा बी वेक्टर। पहले मुझे बताओ ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है? है सर, दिख रहे हैं पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब ये है, पैरेलल होने का मतलब है दोनों की दिशाएं क्या हो, दोनों की दिशाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब दिशाओं मतलब ए कैप और बी कैप दोनों का क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, सेम होना चाहिए। जिन वेक्टर्स का कैप बराबर होता है, जिन वेक्टर्स का कैप मतलब डायरेक्शन, कैप बराबर होती है, डायरेक्शन बराबर होती है, देन वी कैन से दैट वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। देन वेक्टर्स आर पैरेलल या फिर कोलिनियर, एक ही नाम है बेटा, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। अब सर थ्योरी तो ये है कि वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है दोनों की दिशाएं बराबर हो, दोनों का कैप बराबर हो। बट न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, सुनेंगे अच्छे से मेरी बात। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं बच्चों? सर जैसे लिखेंगे वो, इन्होंने लिखा इफ ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपको, सपोज एक्स आई माइनस 2j प्लस वाई के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया 4i माइनस 4j प्लस 4k कैप, ऐसे दिया। और मैंने कहा ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो सवाल कैसे करूं सर? पैरेलल वेक्टर्स के सवाल करने का क्या तरीका है मेरी पास में? थ्योरी तो ये कहती है कि दोनों की दिशाएं बराबर होंगी, ठीक है, लेकिन तरीका क्या है? अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो बच्चों। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तू बता सकता है क्या मुझे? इवनिंग वाले बच्चे, इन्होंने ऐसे बहुत सारे सवाल करे होंगे आप लोगों ने। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? उनको सुनेंगे अच्छे से सर। दोनों के जैसे आई वाले को आई से डिवाइड कर लो, x/4 बराबर होगा जे वाले को जैसे डिवाइड करो -2 बाय -4 बराबर होगा के वाले को कैसे डिवाइड करो y/4। सॉल्व कर लो बच्चों। तो x/4 किसके बराबर हुआ, ये कट जाएगा 1/2 सर, बराबर आ जाएगा y/4। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 4 ऊपर तो 2 आ जाएगी x की वैल्यू, है ना। और अगर आप इन दोनों को देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर? वो भी 2 आएगी। तो x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा? नहीं आया समझ में? अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो सुनो, अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो i वाले को i से डिवाइड कर दो बराबर, j वाले को j से डिवाइड कर दो बराबर, k वाले को k से डिवाइड कर दो। याद रखोगे क्या तरीका? अरे एक मिनट, क्या करा मैंने, समझ में आया क्या बच्चों? पक्का? दोबारा सोच लो, पक्का नोट करें। थ्योरी ये है, सवाल करने की टेक्निक ये है, सवाल करने की टेक्निक ये है। आई वाले को आई से डिवाइड करना है, जे वाले को जे से, के वाले को के से। एक सवाल और पूछूंगा तुम लोग करोगे, चलो।
ओकेज। एक और कर लो। चलूं? प्रश्न नंबर 2 क्या कहा गया आपसे, देखो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे माइनस 3k और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2y प्लस 6j प्लस 6k, इफ ए वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये लाइन समझ में क्या लिखी है? रुक जाओ, ये लाइन पढ़ो पहले, क्या लिखा है? ए वेक्टर इज इन द, मतलब यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन है, यानी कि वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स। तो लिखने का तरीका ऐसे है ना, अगर ए वेक्टर की दिशा बी वेक्टर की दिशा के बराबर है, ठीक है, देन फाइंड एक्स एंड वाई। अगर दोनों की दिशाएं बराबर हैं तो एक्स और वाई निकालो। सेम कहां लिए? हाँ तो क्या दिक्कत है, लेने दो, उससे क्या फर्क पड़ना है? हर जगह काम करती है ट्रिक, चाहे कुछ भी लिखो। पहले मुझे बताओ, ये सवाल में कहां लिखा है कि वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है? ये सवाल में कहां लिखा है? लिखा है क्या सवाल में? हाँ लिखा है ना सर, ए वेक्टर किसकी दिशा में है? बी वेक्टर की दिशा में है, तो दोनों की दिशाएं क्या है? बराबर है। दोनों की दिशाएं बराबर है तो मतलब वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स होंगे। हाँ तो डिवाइड कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? x/2 बराबर है y/6 बराबर है -3/6। सॉल्व करते हैं तो x/2 बराबर है y/6 बराबर है, कट जाएगा तो -1/2। अगर यहां से देखोगे तो x कितना आया? x आया -1, अगर आप समझ पा रहे हो तो। और अगर आप यहां से देखोगे तो y आ जाएगा बच्चों -3। दिस इज योर आंसर। ओके है ना? आगे बढ़ते हैं। कौन से हो गए? पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। अरे आ रहे हैं क्या समझ में सवाल? थ्योरी भी समझ में आनी चाहिए, सवाल भी समझ में आनी चाहिए कैसे करने। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट हटा दूं क्या? लिख लो लिखो लिखो। चलो सर 4th पॉइंट का नाम है यूनिट वेक्टर्स। क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स? सर यूनिट मतलब 1, जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है उनको यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली एक बात भी याद रखो, कि अगर मैं कहूं कि किसी भी कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है? 1। जैसे ए कैप लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1। अगर आपसे लिखा हो जेड कैप तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बच्चों? हमेशा 1। कैप वाली चीजों का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, सवाल कैसे आएंगे? प्रश्न सुंदर प्रश्न है, सुंदर आप मान सकते हो किसकी तरह? कियारा अडवाणी की तरह। अरे पता है कि कियारा अडवाणी कौन है यार? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम्हें पता है इस बात का? सिद्धार्थ। अच्छा तो आगे चलें क्या? हाँ सवाल क्या है? सवाल क्या है? अरे चले क्या यार, आ जाओ तुम लोगों को बस। अरे तुम पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं यार, बकवास करते। चलो यहाँ पर सी वेक्टर कितना है? सी वेक्टर है xi + 2/3 j कैप
1/3 k कैप। आपसे कहा गया ये एक वेक्टर है, और सर इंटरेस्टिंग ये वेक्टर कहा गया सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। उन्होंने बोला कि ये वेक्टर कैसा वेक्टर है मेरे बच्चों, यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। यूनिट वेक्टर है, सी वेक्टर जो लिखा है आपने वो यूनिट वेक्टर लिखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। हेलो हेलो हेलो। सर अगर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर तो कैसे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहा होगा? सर 1 के बराबर रहा होगा। अगर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहा होगा? 1 के बराबर रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस -1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। एक्स निकालना है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अरे करना आता है, ये सॉल्व करना आता है कुछ? स्क्वायरिंग करो बच्चों। अरे 10th क्लास पास हो सब, बहुत बढ़िया। एक्स का स्क्वायर प्लस 4/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1। सही लिख रहा हूं ना? हाँ, स्क्वायरिंग कर दी मैंने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4/9। तो एक्स की वैल्यू आ गई +-2/3 इज योर आंसर। +-2/3 इज योर आंसर। एक और सवाल करेंगे इसके ऊपर। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। अरे बच्चों मैंने कैप के बारे में क्या बताया था? ये क्या बात बोली थी बच्चों मैंने? ये मैंने क्या बोला था? रुक जाओ, बताओ पहले क्या बोला था मैंने बात? कि जिसके ऊपर कैप है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर। मतलब कैप आर ऑलवेज यूनिट वेक्टर। जो कैप वाले लोग होते हैं आर ऑलवेज यूनिट वेक्टर्स। जहां पर कैप लिखे उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, है ना। अच्छा, तो यहां तो कैप नहीं लिखी, तो यहां का 1 क्यों कर दिया? तो सर बोल दिया ना सी वेक्टर इज अ, तो आपने यहां तो बोल दो, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 2। अच्छा प्रश्न है। आ जाओ। सर सवाल क्या है देखो, आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ए वेक्टर दे रखा है आपको, xi -2j + 3k नहीं 2/5 3/5, ठीक है। और जो बी वेक्टर है वो दे रखा है 1/5 आई कैप, बस। और आपसे क्या कहा गया? इफ मार्केट में क्या लिखा है? इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अरे वाह, क्या क्या समझ में आया मार्केट में? कि ए और बी के बारे में नहीं पता, बट इतना पता है ए को बी में से माइनस कर दोगे तो वो कैसा वेक्टर बन जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ए माइनस बी इज अ यूनिट वेक्टर। देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। ए माइनस बी यूनिट वेक्टर है, करना सॉल्व। ए माइनस बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि ए माइनस बी का होल मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा।
11 में 35 है, 25, 25 आएगा ना। पता नहीं भाई, तुम लोगों का जीवन खराब हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे आ सकता है? क्या आंसर आ रहा है बेटा? रूट, हाँ ये हो सकता है वैसे आंसर। बच्चों पहले मेरी बात समझेंगे, पहले आप a माइनस बी निकाल लो। a माइनस बी मतलब xi माइनस 2/5j प्लस 3/5k माइनस b कितना है 1/5 i। तो a माइनस बी कितना होगा मेरे बच्चों? तो i वाले को तो i से मतलब इसको तो कॉमन ले लो ना, तो आ जाएगा x माइनस 1/5 आई कैप में माइनस 2/5 जे कैप में प्लस 3/5। पहले समझो समझ में आया कि नहीं आया, a माइनस बी कैसे निकाला है मैंने, है ना? a माइनस बी समझ में आया क्या बच्चों? हेलो 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 हेलो, हाँ a माइनस बी आया। अब उसने बोला a माइनस बी इज अ, तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के, क्योंकि a माइनस बी किलोमीटर था, तो इसका मतलब 1 के बराबर, मतलब अंडर रूट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा बच्चों 1। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो 4/25, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9/25 इज इक्वल टू 1। तो x निकालना बच्चों यहाँ से। अब x माइनस 1/5 का स्क्वायर कितना आ गया? ये आएगा 13, तो वहाँ जाएगा तो 1 माइनस 13/25। इसमें देता है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 12/25। अच्छा, तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर बराबर आया 12/25। तो x माइनस 1/5 किसके बराबर आया? रूट में 12/25। तो x बराबर आया 1/5 प्लस रूट में 12/25। तो x बराबर आया 1/5 प्लस रूट 12 कितना होता है? 2√3, और रूट 25 होता है 5। तो मेरे हिसाब से आंसर आया 1 प्लस 2√3/5। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कराना, सही किया मेरे हिसाब से मैंने। हाँ हो सकता है, लेकिन फिर उस बाद में भी तो वहीं पर आना पड़ेगा भाई, फिर क्वाड्रिप्लेशन बन जाएगी ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसलिए नहीं खोला क्योंकि फिर क्वाड्रिप्लेशन बन जाएगी। तो फिर फायदा क्या होगा? फिर वैसे ही कर लो सॉल्व। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
चले क्या बच्चों आगे? डन? पहले समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ बच्चों। अरे कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या ऐसे वाली? कर सकते हैं कैलकुलेशन? अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों जल्दी समझेंगे। कितने वेक्टर हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए? 5। पांचवा देखो सर, पांचवे का नाम है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, नाम से क्या समझ में आ रहा है सर? को मतलब साथ साथ, इनिशियल मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जो स्टार्ट एक जगह से हो रहे हो। जैसे ए वेक्टर ऐसे निकल रहा है, बी वेक्टर यहां से निकल रहा है, सी वेक्टर भी यहां से निकल रहा है, डी वेक्टर भी ऐसे निकल रहा है। तो इन सारे वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट सेम, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट सेम। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। लेकिन इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। इस बात का ना एक बहुत अच्छा यूज है, वो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। आ जाओ 6 पॉइंट सर, अगला है को टर्मिनस वेक्टर्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है? को टर्मिनस वेक्टर्स मतलब जिनका एंड पॉइंट सेम हो, जिनका एंड पॉइंट सेम हो, सेम। एग्जाम्पल, जैसे सर ए वेक्टर भी ऐसे लग रहा है, सर बी वेक्टर भी ऐसे लग रहा है, सी वेक्टर भी ऐसे लग रहा है, तो इनका एंड पॉइंट सेम है, तो इसको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। इनका भी अपना एक यूज है, अगले चैप्टर में बात करेंगे इसके अंदर। अभी के सिर्फ इतना ही बहुत है कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो वो को इनिशियल वेक्टर्स हैं, और जिनका एंड पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटी बातें। 7वां देखेंगे बच्चों, एक नाम आता है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर, नाम समझ में आ रहा है क्या? पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? पोलर वेक्टर्स मेरी बात समझेंगे, बाल को देखेंगे यहां पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, और इस बॉक्स पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो मुझे इतना पता है कि ये जो फोर्स है वो इस बॉक्स पर लग रहा है, मतलब जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफाइन हो। मतलब क्या समझ में आया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफाइन हो मतलब हमें पता हो कि ये वेक्टर जो है वो कहां लग रहा है, जिसका एप्लीकेशन जहां पर आप लगा रहे हो वो डिफाइन हो कि मैं इस बॉक्स पर लगा रहा हूं फोर्स। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर वेक्टर्स। ज्यादातर 99% जो स्टडी है वो किसके बारे में होती है बच्चों? पोलर वेक्टर, क्योंकि हमें पता होगा कि वो फोर्स कहां लगा रहे हैं। नहीं नहीं, एक आता है एक्सियल वेक्टर्स। सर एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? सर एक्सियल वेक्टर्स का मतलब ये होता है जो किसी एक्सिस के अबाउट होते हैं। अच्छा ये क्या हुआ, सब समझाओ। एक्सिस के अबाउट होते हैं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। एक्सिस के अबाउट, एक बात हो, एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हो, ये भी बात है, रोटेट होते हो। जैसे एग्जांपल समझो, ये जो फैन है, जैसे जो फैन चल रहा है, ऐसे समझाता हूं, मेरी बात समझेंगे बच्चों। जैसे ये फैन है ऐसे चल रहा है, तो ऐसी कौन सी एक्सिस है जिसके अबाउट वो चल रहा है? ये एक्सिस है और ऐसे चल रहा है फैन, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये खिड़की विड़की है क्या? क्या देखेंगे, सुनो, खुल जाएगी क्या कोई भी गेट टाइप यार? जैसे ऐसे समझो, इसको समझो, लैपटॉप देखो, मैं इसको चला रहा हूं, क्या ये रोटेट हो रहा है? पहले मुझे बताओ किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है? क्या ये जो बेस वाली एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट हो रहा है? इस ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। नहीं 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 यार, कुछ भी नहीं, एक्सिस के अबाउट रोटेट होना। एक्सिस के अबाउट क्या होना बच्चों? रोटेट होना। तो इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। इनका काम आएगा चैप्टर 6 के अंदर जब हम रोटेशन मोशन पढ़ेंगे। तो ये 4 वेक्टर्स हैं जिनका काम अभी तो नहीं है, बट आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ काम आएगा। फटाफट लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं वो बेटा एक्सिस, इसमें एक्सिस डिफाइन होती है। पोलर वाला जिसको हमें पता हो कि हम कहां लगा रहे हैं, जिसका एप्लीकेशन डिफाइन हो, जिसका एप्लीकेशन डिफाइन हो।
जैसे इस टेबल पर फोर्स लगा रहा हूं, या इस फैन पर लगा रहा हूं, या इस कैमरे पर लगा रहा हूं, कहां लगा रहा हूं फोर्स, वो डिफाइन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर जिनका एक्सिस डिफाइन हो, कि वो बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, घूम रही है, उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। चले क्या बाल को, लास्ट पॉइंट, कोप्लेनर वेक्टर्स। हटा दूं क्या, लिख लिया नहीं, अच्छा मुझे बताओ, फोर्स इज अ पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर? फोर्स पोलर वेक्टर। अच्छा टॉर्क, टॉर्क घुमाता है किसी बॉडी को, है ना, तो कैसा वेक्टर है बच्चों, एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क किसी पॉइंट को के एक्सिस के अबाउट घुमाता है किसी बॉडी को। ओके आगे चलते हैं। मार्केट में, मार्केट में लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर क्या होते हैं बच्चों, नाम से क्या समझ में आ रहा है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, लाइज ऑन अ सेम प्लेन, लाइज ऑन अ सेम प्लेन। बेटा प्लीज यहां सुनेंगे एक बार, इसकी कहानी थोड़ी अच्छी कहानी, रुक जाओ सुन लो पहले। लाइज ऑन अ मतलब जैसे 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 समझ रहा हूं, ये एक्स है, सपोज ये वाई है, मुझे बताओ ये ए वेक्टर जो है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अच्छा बी वेक्टर बताओ कौन से प्लेन में, अरे ये भी एक्स वाई तो हुआ, और कौन सा प्लेन हुआ है, ये भी एक्स वाई है। सर ये सी वेक्टर कौन से प्लेन में है, सर ये भी एक्स वाई प्लेन में है ना। ये डी वेक्टर कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन। तो जो सेम प्लेन में लाए करते हैं उन सारे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है, लाइज ऑन अ सेम प्लेन। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। सर इसमें ना एक सवाल आता है, वो कहते हैं इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are coplanar vectors, then write one condition, तो प्लीज मेरी बात समझेंगे। सर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाए करते हैं, एक ही प्लेन में लाए करते हैं, तो कंडीशन ये होती है कि किसी भी एक का डॉट बाकी दोनों के क्रॉस के साथ हमेशा आंसर 0 आता है। ऐसा भी हो सकता है बी डॉट ए क्रॉस सी का आंसर क्या आ जाए बच्चों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सी डॉट ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ जाए। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो समझ जाना कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर 3 वेक्टर जेईई मेंस और नीट में जितना भी टॉप, अच्छा एक मिनट जाओ, मुझे ये 10th क्लास में तुमने सुना कोप्लेनर वेक्टर्स, 10th क्लास में सुना है, याद करो, सुना है, मैं कह रहा हूं सुना है। अरे नहीं करता अभी है वो। अच्छा मैं बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर इन सेम प्लेन, ऑल आर इन, तो वो इंसिडेंट वाला वेक्टर, नॉर्मल वाला वेक्टर और रिफ्लेक्टेड रे वाला वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अरे बात समझ में आई क्या यार, तो उन्हीं उन्हीं पर भी सवाल बना सकता हूं मैं, बना के दिखाता हूं, पहले लिख लो फिर करते हैं, 1-2 साल कर लेते हैं इसको, बढ़िया टॉपिक है। थक गए क्या, मैं बोल मैं रहा हूं, पढ़ा मैं रहा हूं, कुछ कर भी रहे हो तुम लोग। हाँ सर कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं।
हाँ बालक, नहीं हाँ इनका कुछ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हाँ बीच में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने बनाए ऐसे। कंडीशन ये है ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा मार्केट में, जीरो के बराबर होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो के बराबर होगा, देन वी कैन से दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। वैसे तो मैं करा सकता हूँ, चार वाले भी आ सकता है, बट संदीप सर भी तो कुछ कराएंगे 12th क्लास में, तो हमारी फिजिक्स में 3 वाले हैं, मैथ्स में 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, है ना, तो वो 12th में थोड़ा ज्यादा एडवांस पढ़ोगे इसके बारे में। बिल्कुल आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर आया था, जो बताया था ना हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, उस पर अभी 2026 एडवांस के अंदर पहला सवाल वही था, लेकिन वो सवाल मैथ्स के अंदर था, फिजिक्स का सवाल नहीं है, वो मैथ्स के सवाल में था, इसलिए मैथ्स के वेक्टर्स और फिजिक्स के वेक्टर्स बहुत सिमिलर है। आ जाओ, चलो जी सवाल करते हैं, एक सवाल कराऊं, 2 सवाल कराऊं, एक में क्या चल रहा है काम, एक से करा लेते हैं। आ जाओ, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। चलो सवाल देखेंगे सर, प्रश्न सुंदर प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। आ जाओ सर, सवाल क्या है, मान लीजिए ये आपके पास मिरर है मार्केट में, और सर एक वेक्टर ऐसे आता है, एक वेक्टर ये नॉर्मल होता है और ये रिफ्लेक्टेड रे वाला होता है ना, और पहला लो क्या कहते हैं कि तीनों वेक्टर क्या होते हैं, लाई ऑन अ सेम प्लेन, मतलब ये तीनों वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो सर ये जो इंसिडेंट वाला वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है मार्केट में xi प्लस जे माइनस 2k। जो नॉर्मल वाला वेक्टर दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, और जो आर रिफ्लेक्टेड वाला वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस। तो आपसे क्या कहा गया, फाइंड x, x निकालना है इस डायग्राम के लिए। तो पहले मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूं। पहले मुझे बताओ मेरे बच्चों, क्या ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, क्या ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं? तुम्हें कैसे पता कोप्लेनर है? सर 10th क्लास में पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, दैट्स व्हाई आई वेक्टर, एन वेक्टर, आर वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। और अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो एक का डॉट बाकी दो के क्रॉस के साथ कितना आंसर आना चाहिए बच्चों, 0 आंसर आना चाहिए। ये बात मैं जानता हूं, ये कंडीशन मैं जानता हूं। अब इसको सॉल्व करके क्या निकालना है मेरे बच्चों, अरे जा देखो, अरे जाओ, नोट नहीं कोई करेगा, पहले ऊपर देखेंगे, मुंडी ऊपर। सर क्या कि हमें x निकालना है ना, हमें x निकालना है, तो पहले n क्रॉस r निकाल लो, n क्रॉस r निकालो, डंडे बनाए दो, i कैप, j कैप, k कैप, n कितना 2 माइनस 1 1, और r कितना 3 2 माइनस 1। सॉल्व करें तो n क्रॉस r कितना आ गया बच्चों, i 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस j माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, थोड़ा स्पीड होनी चाहिए, k कैप 4 माइनस 7। तो n क्रॉस r आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया, माइनस i 1 है ना, प्लस 5j प्लस 7। दिस इज योर n क्रॉस r, दिस इज योर n क्रॉस r। अब इस n क्रॉस r का i के साथ क्या करना है, डॉट, i के साथ क्या करना है, डॉट कैसे करते हैं, मतलब इस i वाले का और इसका, इन दोनों का आपस में क्या करना है, डॉट कैसे करते हैं बोलो सर, i वाले को i से मल्टीप्लाई, j वाले को j से मल्टीप्लाई, k वाले को, यार तुम लोग अगर पिछली क्लास नहीं आते हो तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। चलो i वाले को i से मल्टीप्लाई करो, x और माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स, 1 और 5 तो कितना आ जाएगा 5, माइनस 2 और प्लस 7 तो कितना आएगा माइनस 14, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। तो माइनस एक्स कितना आ गया माइनस 9, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 9। दिस इज योर, अगर वेक्टर्स कोप्लेनर, मैं सीख ले थोड़ी सी, माइनस 9 ही आएगा।
सेम IQ एज जस्ट लाइक मधु। अरे अरे समझ में आया कि नहीं आया? किसका फोन आ रहा था? अरे अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो ये कंडीशन लगाकर सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। जो भी आंसर आएगा वो अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके आज की क्लास समाप्त हुई, वेक्टर्स हमारे खत्म हुए। इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा था जो मैंने पढ़ा दिया। मुझे लगता कि इससे ऊपर कुछ होता होगा वेक्टर्स के अंदर। फिजिक्स के लिए मैं पढ़ा और भी सकता हूं 2-3 महीने तक, लेकिन वो फिर मैथ्स वाला वेक्टर है, वो फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब कल की क्लास में ओनली वेक्टर्स की प्रैक्टिस होगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जितने भी सवाल टाइप के सवाल हैं वो सारे दोबारा एक बार करा दूंगा फटाफट। फिर आपका सैटरडे को वेक्टर्स का टेस्ट होगा। इस बार का टेस्ट तो पता नहीं क्या बना दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं, है ना। सैटरडे को वेक्टर्स का टेस्ट होगा, ठीक है। जो बच्चे यहाँ इस क्लास में आते हैं, आना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करें कॉन्टिन्यूटी में रहें। अगर आप डिसकॉन्टिन्यूटी में रहेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, वो कराया ना कराया एक ही बराबर हो जाएगा बच्चों, है ना। या फिर वीडियोस देखते रहें तो सही रहेगा, है ना बच्चों। चलो हाँ